नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो करंट अफेयर्स देखने वाले आज हम। और करंट अफेयर्स में आज जितने भी इम्पोर्टेंट आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम देखेंगे। और ये 23 अगस्त का आज का करंट अफेयर्स है, 23 अगस्त। ठीक है, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और चीज़ें बतानी है कि किस तरह से और मैं इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। तो मिलते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, नेशनल पीच पाई डे कब मनाया जाता है? 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त। ये मनाया जाता है 24 अगस्त को। तो मैंने 24 अगस्त का आपके आपसे नेशनल डे पूछा है, 24 अगस्त। देखिए, अब इसमें हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो होता है यहाँ पर थोड़ा दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा। देखो, हर वर्ष 24 अगस्त को ये मनाया जाता है। कौन सा डे? नेशनल पीच पाई डे। और ये जो है अमेरिका से जुड़ा हुआ फास्ट फूड है। ये अमेरिका से जुड़ा हुआ एक क्या है? फूड है। सॉरी, फास्ट फूड नहीं, फूड है। फूड है। और ठीक है, फूड है ये। और इसका उद्देश्य है लाडू। लाडू मतलब पीस से बना है, ये लोकप्रिय मिठाई है भाई। तो ये कब मनाया जाता है? 24 अगस्त को। कौन सी देश से है? यूएसए से संबंधित है। इसकी थीम है पीच पाई डे, अड्डू का पाई। कैटेगरी कौन से में आता है? ये फूड में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उत्तराखंड से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन भी लिख दिया है इसको, तो फोकस मत करो। देखिए, उत्तराखंड का क्वेश्चन है और इसको हम समझेंगे बहुत प्यार से। तो लिखा है कि हाल ही में उत्तराखंड में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में किस फॉर्म के आवेदन जमा किए जाने का मामला सामने आया है। तो इसका बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बताना है राइट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए फॉर्म 6, ऑप्शन बी फॉर्म 7, ऑप्शन सी फॉर्म 8, ऑप्शन डी फॉर्म 9। तो राइट आंसर बताओ आप, इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से, कमेंट करके आप बताओगे इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो इसका राइट आंसर बताओगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म 6 मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए होता है। फॉर्म 7 क्या होता है? मतदाता सूची में दर्ज नाम के विरुद्ध आपत्ति के बारे में होता है। फॉर्म 8 जो होता है मतदाता सूची में सुधार पता बदलने के लिए होता है। नो फॉर्म 9 जो होता है वो होता है निर्वाचन नियमों में उपयुक्त एक पुराना विशिष्ट प्रारूप है। वर्तमान सामान्य मतदाता आवेदन के संदर्भ में फॉर्म 6 अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपके। देखिए, यह उत्तराखंड का मैप दिखाई दे रहा है आपको। ये हमारा प्यारा भारत। इस भारत में तो उत्तराखंड ये नहीं है। उत्तराखंड कहाँ आता है? यहाँ पर आता है। तो उत्तराखंड। अब इसमें लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटें हैं 70। देखिए, इसमें लिखा है देश में सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाले राज्यों में उत्तराखंड नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं। ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड के आपको सीएम दिखा देते हैं पहले। ये आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है, ये उत्तराखंड के सीएम है। इनका नाम क्या है बताओ? पुष्कर सिंह धामी जी है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। ये आपको दिखाई दे रहा है धाम है बद्रीनाथ। यहाँ की राजधानी देहरादून मिलेगी और एक गैरसैंण भी मिलती है यहाँ की राजधानी। ठीक है, गैरसैंण मिलती है जो कि ये वाली राजधानी है। यहाँ पर आपको केदारनाथ मिलेगा, बद्रीनाथ मिलेगा, है ना। ये देखिए, ये आपको राज्य पुष्प मिलेगा ब्रह्म कमल। अच्छा, उत्तराखंड को दो पार्टों में बांटा गया है। उत्तराखंड को दो पार्टों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, इधर आता है गढ़वाल, इधर आता है कुमाऊं। ओके, दो पार्टों में, कुमाऊं और गढ़वाल में। देखिए, यहाँ की प्रमुख फसलें हैं धान, गेहूं, मंडुआ। ये सारी चीजें आपको मिलेगी। पर्यटक स्थल आपको दिखाई देगा मसूरी, नैनीताल, है ना, औली, ऋषिकेश, ये फूलों की घाटी, ऐसा तो बहुत सारी चीजें, हरिद्वार दिखाई देगा आपको, है ना। और अब प्रमुख नदियां यहाँ पर गंगा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हो जाती हैं यहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, केंद्र सरकार ने किन दो दवाइयों वाले फिक्स डोज, ओके, कॉम्बिनेशन एफडीसी को 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी है? इसका राइट आंसर है बी। तो देख लेते हैं इसका हम। चलिए, इसको देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरो फर निरेमिक मेलेट। और दूसरी है, जो आपको दूसरी दवाई मिलेगी वो ये वाली मिलेगी। देखिए, ये जो है ना,
जो कफ हो जाती है, खांसी हो जाती है, उसमें ये इस्तेमाल की जाती थी, है ना। फाइनलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, ये आपको दूसरी दवाई मिलेगी। तो ये जो पहली वाली है, ये है, इसको बोलते हैं, ये एक, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, रोकना पड़ गया। देखो, इसको जूम कर लेते हैं और अब मैं बताता हूँ आपको ये क्या क्या है और किस काम में ये दवाइयाँ आती हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रही है क्लोरोफेनीरेमाइन मेलेडी, ये आपको दिखाई दे रही है। ये जो आती है, इसका काम होता है सर्दी जुकाम के लक्षण जैसे होते हैं तो उसको कम करने के लिए, इसको बोलते हैं एंटी हिस्टेमाइन, इसको बोलते हैं एंटी हिस्टेमाइन। और दूसरी जो मेडिसिन है वो है, इसको बोलते हैं फेनलेफ्राइन, है ना, हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या है, ये एक जो है डिकंस्टेंट, जो रिकस्टेंट है, जो किस काम में आती है, जैसे आपको नाक बंद हो गई, आपका नाक बंद होने के काम में कौन सी आती है, ये वाली मेडिसिन आती है। और केंद्र सरकार ने क्या करा है, इन दोनों के संयोजन, संयोजन मतलब एफडीसी, एफडीसी के लिए 4 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनको लेने से चेतावनी कर दी है अनिवार्य, कि वो 4 साल तक के बच्चे नहीं ले सकते इसको। अब छोटे बच्चों में एक मल्टी इंटीग्रेंट बोलते हैं ना, इंग्रेडिएंट मेडिसिन से डोज एरर क्या होता है, डोज एरर से, डोज एरर और एडवांस इफेक्ट का जोखिम अधिक हो सकता है। तो ये चीजें हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, मैंने यहाँ पर फोटो नहीं लगाया, तो वो क्या है ना, हाल ही में किस संस्था के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर विवाद सामने आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, तो देखिए, जो मैं बताता हूँ आपको, जो ये हैं मनन कुमार, ये कौन थे, बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार ने क्या करा, इस्तीफा दे दिया। और बीसीआई ट्रस्ट जो है ना, पर जो आप आपको सुना ही होगा, पर्ल फास्ट नामक एक निजी ट्रस्ट को 150, ओके, हाँ, 150, आप समझ रहे हैं ना, 150 करोड़ के हस्तांतरण से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं, जो अनियमितताएं हुई गई थी उसमें, उसके बारे में, उसकी उसकी जो अपारदर्शिता, प्रशासनिक नियुक्ति और विधि कॉलेज पर जबरन थोपे गए मौद्रिक योगदान का आरोप लगाया गया था इन पर, बार कौंसिल, है ना। तो यहाँ पर देखिए, उसका पूरी डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं। देखो, ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हाल भारत के महाधिवक्ता और कानूनी शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय, स्टेचुटरी बॉडी है। इसका गठन एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत हुआ था। बीसीआई में लीगल प्रोफेशन के रेगुलेशन और लीगल एजुकेशन से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका। वर्तमान समाचार में जो बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफा की मांग का मुद्दा आया है। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर है रेलवे बोर्ड। आपको रेलवे बोर्ड का आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, है ना। देखते हैं इसको। रेल बोर्ड के निर्णय के अनुसार 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से बेंगलुरु रीजन को किस रेल डिवीजन में शामिल किया जाना है। तो इसका राइट आंसर बताना है, क्या होगा। राइट आंसर ए होगा बेंगलुरु डिवीजन, बी होगा हुबली डिवीजन, सी होगा मैसूर डिवीजन, डी होगा चेन्नई डिवीजन। इसका राइट आंसर है मैसूर डिवीजन। देखिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको भी, मैसूर डिवीजन के बारे में। तो वर्तमान व्यवस्था में मैंगलोर रीजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसका है पलक्कड़ डिवीजन। कौन सा है, पलक्कड़ डिवीजन, जो साउथर्न साउथर्न रेलवे के अंतर्गत है। रेल बोर्ड के निर्णय के अनुसार बेंगलुरु रीजन को पलक्कड़ रीजन से अलग करके साउथ वेस्ट रीजन, जो साउथ वेस्ट रीजन है ना, की जो मैसूर है, मैसूर डिवीजन में मिलाने की योजना है। इस निर्णय पर क्या हुआ है, जो केरला सरकार ने इसका विरोध जताया है कि भाई हम इसका विरोध करते हैं। अच्छा, खबर के अनुसार 1 अक्टूबर से ये प्रभावी होना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है गोरखालैंड की अलग राज्य की मांग मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के डेरिंग, है ना, डेरिंग लिंग हिल से संबंधित है। तो ये हिल भी बता दी है कौन सा है, और लैंड कौन सा है, गोरखालैंड है। तो ये किससे, सिक्किम से, असम से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ओके, गोरखालैंड जो बात हो रही है, गोरखालैंड का जो मुद्दा है, वो किस राज्य से संबंधित है, वो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। देखिए, यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा है और आपको पश्चिम बंगाल का मैप दिखाई दे रहा है। तो ये पश्चिम बंगाल का मैप समझते हैं। देखो, ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है।
प्यारा भारत कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा, ये हमको प्यारा भारत है, और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है पश्चिम बंगाल। ओके, अब पश्चिम बंगाल में देखो लोकसभा सीटें कितनी है? 42, 42 लोकसभा सीटें हैं, और राज्यसभा सीटें हैं 16, और विधानसभा सीटें हैं 294। ओके, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल के आपको मुख्यमंत्री जी दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। मुख्यमंत्री कौन है? शुभेंदु अधिकारी जी हैं। और गवर्नर जो मिलेंगे, सीवी आनंदा बोस। सीवी आनंदा बोस यहाँ के कौन मिलेंगे? राज्यपाल मिलेंगे। और यहाँ पर आपको पुष्प दिखाई दे रहा है, राज्य पुष्प। राज्य पुष्प क्या है बताओ? क्या है? इसको जैस्मिन बोलते हैं। ओके, राज्य पुष्प क्या है? जेमिन। दूसरी दूसरा जो है ना, ये देखो दार्जिलिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कोलकाता दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल में जो गोरखालैंड है, गोरखालैंड की मांग मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिल और आसपास के क्षेत्र से संबंधित है। गोरखा समुदाय लंबे समय से अलग अलग राज्य की, मतलब अपने लिए जो गोरखा हैं, जो गोरखा हैं, वो कह रहे हैं कि हमें एक अलग राज्य दे दो, हमें जो इसका जो दार्जिलिंग हिल्स है उसको काटो और हमें अलग कर दो। हालिया बैठक में केंद्र सरकार ने गोरखा मुद्दे के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है कि हम एक समिति बना देते हैं, और उसके अनुसार हम देखते हैं क्या होता है। समिति का उद्देश्य है गोरखा समुदाय की राजनीतिक मांगों के लिए समाधान मॉडल तैयार करना। ओके, समझ में आ गया? तो जो समाधान होगा उसके हिसाब से मॉडल तैयार करेगी जो समिति बनाई गई है। उसके बाद जो गृह मंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के दायरे में राजनीतिक समाधान की क्या की गई है? बात की गई है। अब ये देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये मनन कुमार है। हालिया समाचार में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट ने से संबंधित विवाद से लगभग कितनी राशि के ट्रांसफर का उल्लेख हुआ है? 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 250 करोड़? इसका राइट आंसर है 150 करोड़। देखिए, खबर में क्या है, जो बीसीआई है, बीसीआई ट्रस्ट फील फर्स्ट से संबंधित वित्तीय विवाद का उल्लेख है। बीसीआई के वरिष्ठ बीसीआई के जो एक वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा लगभग 150 करोड़ के ट्रांसफर का को लेकर आरोप लगाया गया है। आरोपी ने ट्रस्ट की स्थापना, वित्तीय प्रशासन और बीसीआई के ट्रस्ट के धन का हस्तांतरण जैसे मुद्दे शामिल हैं। बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने इन आरोपों को बेसलेस बताया है। क्या बताया है? बेसलेस एलिगेशन बताया है। इन्होंने, मनन कुमार ने, उनकी इस्तीफे की मांग भी हो रही है। हमने ये न्यूज पहले भी पढ़ ली थी, इसमें हमने देख ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? हाल ही में समाचारों में रही एक घटना के अनुसार भारतीय संविधान के किस वर्ष भारत के राष्ट्रीय गीत मतलब वंदे मातरम की स्थिति और उसके सम्मान को स्थापित करने वाली एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी? तो ये कब की थी? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, उसके बाद मैं बताता हूँ। 1947, 1950, 1937 या 1936? इसका राइट आंसर है 1950, है ना? तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है, बीजेपी पासिस रेगुलेशन अगेंस्ट कांग्रेस। ओके, और है डिसीजन ऑन वंदे मातरम स्टेंजस। हाँ, तो इसको समझते हैं, इसकी थोड़ी-सी मैं आपको इसकी कहानी बता देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। देखिए क्या हुआ ना, जो बीजेपी है मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक निर्णय की आलोचना की है, और इस प्रस्ताव में जो बीजेपी है, बीजेपी ने संविधान सभा की 150 की घोषणा को दोहराया है, जिसमें वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया, और इसे राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय गाना है ना, जनगण मनगढ़ के बराबर सम्मान का दर्जा देने की बात की गई है। जो जनगण मन है ना, जो जनगण मन, उसके समान ही क्या बताए करने की बात की गई है। जो हमारा वंदे मातरम है, उसको भी जनगण मन की तरह ही क्या देंगे? वरीयता देंगे, उसके ही बराबर रखेंगे, है ना? दर्जे की बात हो रही है कि हम इसके बराबर दर्जा देंगे। और ये देखिए क्या है, 1937 का एक 1937 की बात है, इसको हटाता हूँ थोड़ा सा। देखो 1937 में जो समाचार वगैरह बताते हैं ना कि कांग्रेस कार्य समिति CWC ने 1937 में एक प्रस्ताव अपनाया था, जिसमें वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो छंदों, जो पहले दो छंद है ना उसमें, मतलब जो पहले दो छंद, दो लाइनें लिखी हुई है ना, तक सीमित करने का निर्णय लिया गया था।
जिसे वर्तमान बीजेपी ने चुनौती दे रही है। जो वर्तमान बीजेपी है वो कह रही है, वो चुनौती दे रही है कि नहीं, वो नहीं, अब हम इसको चेंज करके फिर बताते हैं क्या होता है। और 1947 में क्या हुआ, देखो 1937 में समझ में आया कि दो ही छंद के बारे में कहा गया था। कांग्रेस जो वर्किंग कमेटी थी उसने कहा 1937 में, फिर 1947 में, फिर आया 1947 में। इसमें 1947 में क्या हुआ कि भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन भारतीय संविधान ने 1950 में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए अधिकार की घोषणा कर दी। तो 1947 में क्या हुई, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की अधिकार की घोषणा कब हुई, 1947 में। और 1937 में आपको पता है क्या हुआ। ओके, फिर आया 2026, आई बीजेपी। बीजेपी का टाइम है 2026 में। और इसमें क्या हुआ, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर्स अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए गए हैं। और इसमें जो है ना 2026 में संशोधन सहित राष्ट्रीय जो गीत का वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। जो राष्ट्रीय गीत है उसको भी वैधानिक संरक्षण दिया जाएगा। यह जो है ना वह वर्ष नहीं है जब संविधान ने मूल घोषणा की थी। अब देखिए, मैं अगर इसको बताता हूँ तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को एक आधिकारिक घोषणा की थी, जिसमें वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में घोषणा की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1950 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937 1947 समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन कि हाल ही में समाचार में रहा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम जयवीर सिंह 2026 का मामला सुप्रीम कोर्ट के किस महत्वपूर्ण निर्णय के पुनर्विचार से संबंधित है, जिसमें उद्योग मतलब इंडस्ट्री की व्यापक परिभाषा और ट्रिपल टैक्स का सिद्धांत दिया था। देखो ये जो है ना, जब हमने परसों करंट अफेयर्स मैंने न्यूज़पेपर पढ़ाया था, न्यूज़पेपर डिस्कस किया था, तो ट्रिपल टेस्ट क्या है वो मैंने बताया था आपको। 3 टेस्ट होते हैं, उन तीनों टेस्टों के बारे में आपको बताया गया था। देखिए, मैं इसमें बताता हूँ आपको, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1993 हटा दो, 1900 आप सॉरी 2026 में हटा दो, और 2017 में हटा दो। इसको हटाओ क्योंकि काफी पढ़ के कोई फायदा नहीं। सॉरी, काट दिया हमने। 2026 हटाओ, राइट आंसर है इसका ये बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा 1978 का मामला है ये। तो ये हमने देखा था, पढ़ा भी था, अच्छे से पढ़ा था हमने, पूरा न्यूज़पेपर डिस्कस किया था। तो देखिए इसमें क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। कांग्रेस ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक हालिया बहुमत के फैसले स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम जयवीर सिंह, है ना, 20 अगस्त, जयवीर सिंह 20 अगस्त 2026 में दिया था, एक बयान दिया था और चिंता जताई थी, चिंता व्यक्त की थी। और जो बंगाल जो सॉरी बेंगलोर वाटर सप्लाई केस है, बेंगलोर वाटर सप्लाई केस कब का है, 1978 का है ना। तो इस ऐतिहासिक फैसले में क्या कहा था ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्योग शब्द की एक व्यापक व्याख्या दी गई थी, और इसमें फैसला था कि ट्रिपल टेस्ट का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार यदि किसी गतिविधि में ये 3 तत्व हमारे इन्होंने कहे थे कि 3 तत्व हैं, तो वो क्या कहलाएगी, इंडस्ट्री कहलाएगी, उद्योग कहलाएगा। पहला जो इन्होंने कहा था, पहला कहा था कि व्यवस्थित गतिविधियां होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, व्यवस्थित गतिविधियां होनी चाहिए। और दूसरा इन्होंने कहा था कि नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच सहयोग होना चाहिए, जो नियोक्ता है जो कर्मचारी उनके बीच सहयोग होना चाहिए। तीसरा कहा था इन्होंने, ये बात कही थी कि मानवीय इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु या सेवाओं को उत्पादन या फिर वितरण भी शामिल होना चाहिए, वो क्या कहलाएगी, इंडस्ट्री कहलाएगी। तो ये सारी चीजें की गई थी इसमें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थानीय विस्थापित परिवारों द्वारा किए गए सत्याग्रह प्रदर्शनों के कारण चर्चा में रही 44,000 करोड़ की केन बेतवा लिंक परियोजना KVLP के जलमग्न क्षेत्र से भारत का कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर बताओ जल्दी कमेंट में। मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। ऑप्शन ए कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी टाइगर रिजर्व। सी है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो आप राइट आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। राइट आंसर इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोबारा लगा दिया। ये देखिए, ये रहा आपका एमपी का मैप। ये है एमपी के मुख्यमंत्री, और बीचों बीच दिखाई देगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मैप कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें दिख रही हैं आपको, कितनी है, कितनी है, 11।
राज्यसभा सीटें कितनी है 11 और लोक और विधानसभा सीटें हैं 230, काफी सीटें हैं मध्य प्रदेश में भी। देखिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी, तो आपको मध्य प्रदेश की राजधानी दिखाई दे रही होगी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है भोपाल। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, देखो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर MC पटेल। ओके, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये ग्वालियर का किला है यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही है। और आपको एक झील दिखाई दे रही है और इस झील का नाम क्या है, इस झील का नाम बताओ जल्दी से, बताओ जो मध्य प्रदेश में है, वो तो बता ही दोगे ना मध्य प्रदेश में कौन सी झील है ना। देखिए ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है झील का, यह है ऊपरी झील, थोड़ा सा जूम तो हो नहीं रहा है, ऊपरी झील। अब यहाँ पर देखिए भोपाल, यहाँ के दो शहर प्रमुख रूप से यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक आपको दिखाई दे रहा है भोपाल, तो भोपाल तो यहाँ की राजधानी है, तो ये तो इंपॉर्टेंट होगा, जो राजधानी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो देश की हो या राज्य की हो, है ना। ये है आपको भोपाल दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है इंदौर, तो इंदौर जो है वाणिज्यिक राजधानी दिखाई देती है यहाँ की, क्या कौन सी राजधानी है, वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है, इंदौर। ओके, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक और दिखाई देगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर राज्य जो पशु है वो है बारहसिंगा, और यहाँ का जो पुष्प है ना, राज्य पुष्प है वो मिलता महुआ। यहाँ की फसलें देख लो, आप थोड़ा सा जूम नहीं हो रहा लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ की फसलें हैं, जैसे आप ये फसलें हैं जैसे कि आपको सोयाबीन, गेहूं, चना, धान, मक्का, यहाँ की फसलें हैं। और यहाँ के जो पर्यटन स्थल है जैसे कि खजुराहो देखोगे, सांची स्तूप देखोगे, भीमबेटका, ग्वालियर का किला, ओरछा और पंचमढ़ी, यहाँ पर पचमढ़ी, ये सब चीजें आपको पर्यटन स्थल दिखाई देगा। प्रमुख नदियाँ यहाँ पर दिखाई देंगी जैसे कि आपको नर्मदा, ताप्ती, चंबल, केन, सोन, है ना, ये सारी नदियाँ आपको दिखाई देंगी, बेतवा दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो तो हाल ही में, तो ये जो है ना आपकी शिक्षा से संबंधित है, एनसीईआरटी से संबंधित है, तो इसमें है हाल ही में 1 से 12 की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के लिए गठित पाठ्य पुस्तक विकास टीम, नोटबुक डेवलपमेंट टीम, TDT के अध्यक्ष संदीप शास्त्री के बयान के कारण चर्चा में आई संस्था एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो राइट आंसर बताना है कि एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, 1951, 1951, 1961, 1961, 1975, 1975, 1988, 1988। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 1961 में। हाँ यह है, देखो एम्ड कंट्रोवर्सी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी टीम हेड promises to bring out factual unbiased books। तो इसके बारे में कुछ बताना है तो थोड़ा सा बता देता हूँ चाहो तो। देखो ऑप्शन समझ लेते हैं, है ना, एक बार ऑप्शन ही समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, जैसे 1951 है, तो 1951 इस वर्ष क्या होता है ना, भारत में क्या आई थी, प्रथम फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 में, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। अब 1975 लिखा हुआ है, 1975 में इस वर्ष क्या हुआ था, प्रथम राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF ना 1975 जारी हुई थी या की गई थी। अब देखिए एक एक ऑप्शन है 1988, 1988 में क्या हुआ था, इस वर्ष क्या हुआ था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर नई पाठ्य चर्चा रूपरेखा जारी की गई थी। और 1961 में क्या हुआ था, एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन हैं, पूरा न्यूज़पेपर आपका कवर हो जाएगा इससे। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित सरकारी अस्पताल की एनआईसीयू इकाई में रेडिएट वार्नर मशीन में शॉर्ट सर्किट के कारण हुए हादसे के बाद चिकित्सा शब्दावली एनआईसीयू पुनः चर्चा में आई। स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में एनआईसीयू का वर्णन फुल फॉर्म बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो ऑप्शन ए है नेशनल इंटेंसिव केयर यूनिट, ऑप्शन बी है न्यूनेशनल इंटेंसिव केयर यूनिट, या फिर नेक्स्ट है न्यू इन्फेक्ट केयर यूनिट, डी है नर्सिंग इंटेंसिव केयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन ए, अच्छा ऑप्शन ए क्या, नेशनल इंटेंसिव केयर यूनिट, तो ये जो है ना, ये मानव चिकित्सा विभाग नहीं है, मानव चिकित्सा विभाग नहीं है। नेक्स्ट जैसे कि आप देखते हैं सी वाला देखते हैं, न्यू इन्फेंट केयर यूनिट, न्यू इन्फेंट केयर यूनिट, ये क्या है,
देखिए, यद्यपि यह नवजात शिशुओं से संबंधित है, लेकिन कोई आधिकारिक इसकी तकनीक शब्दावली भी नहीं है ये भी। जैसे कि डी देख रहे हैं आप, जो नर्सिंग इंटेंसिव केयर यूनिट, ये क्या है? जैसे कि आईसीयू होता है ना, आईसीयू, या फिर आपने सुना होगा एनआईसीयू। ओके, ये प्रबंधन नर्सिंग स्टाफ द्वारा किया जाता है, लेकिन यह है, इसका नाम भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी है। चलिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल न्यूज है। हाल ही में व्हाइट हाउस द्वारा प्रकाशित द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम रिपोर्ट में अमेरिका ने किस देश के ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 सेक्शन 301 के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ आयात शुल्क टैरिफ लगाने का उल्लेख किया है? मतलब किस पर टैरिफ लगाया है? हम्म, हम्म, उल्लेख किया है। किसने किया, मतलब किसने उल्लेख किया है? कौन कर सकता है? भारत नहीं कर सकता, चीन भी नहीं कर सकता, वियतनाम बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। यही करता है जो भी काम करता है। समझ लेते हैं, जैसे ऑप्शन ही समझ लेते हैं, जैसे कि भारत। भारत में जो है ना, भारत पर चीन ने आने वाले कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग करके व्यापार माल अमेरिका निर्यात करने और ट्रांसशिपमेंट जोखिम में शामिल होने का आरोप लगाया है। भारत पर किसने लगाया है? किसने? चीन ने। दूसरा जैसे ऑप्शन देखते हैं, चीन। इसमें क्या है ना, चीन में क्या हुआ, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं या अमेरिका है, अमेरिका ट्रेड एक्ट की धारा 301 का मुख्य लक्ष्य चीन की अनुचित व्यापार और तकनीक नीतियां जारी रही। तो ये 301 जो है वो चाइना से संबंधित है, लगा कौन रहा है? अमेरिका। अच्छा, डी को समझ लेते हैं हम। डी, इसका वियतनाम है ये। अच्छा, वियतनाम भी उन प्रमुख केंद्रों, हब्स में शामिल है जिन पर चीनी सामानों के ट्रांसशिपमेंट का आरोप है। ओके, तो हमारा ये भी राष्ट्र आंसर हो गया है। तो वियतनाम भी इसलिए हमने ऑप्शन में डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में शोध पत्रों के वापस लिए जाने, मतलब री ट्रांसैक्शन या रीट रैक्शन, और शोध अखंडता रिसर्च इंटीग्रिटी पर प्रकाशित रिपोर्ट के संदर्भ में वैज्ञानिक और अकादमिक क्षेत्रों में इसको प्लेगियरिज्म शब्द का अर्थ है, मतलब इस शब्द का मतलब बताना है। प्लेगियरिज्म, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बताना है। पहला है शोध आंकड़ों में जानबूझकर हेराफेरी करना। बी है किसी अन्य व्यक्ति के विचारों, शब्दों या शोध को बिना उचित श्रेय दिए उपयोग करना। ऑप्शन सी है एक ही शोध पत्र को एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित करना। ऑप्शन डी है प्रयोगशाला में प्रयोगों के गलत परिणाम दर्ज करना। तो इसका राइट आंसर है बी है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है बी है, क्या है कि किसी अन्य व्यक्ति के विचारों या फिर शब्दों या फिर शोध को बिना उचित श्रेय का उपयोग किए उसका यूज कर लेना। राइट आंसर हो गया हमारा, ये हो गया। ऑप्शन भी समझ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जल्दी खत्म करते हैं इसको, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, है ना। देखिए, हाल ही में अमेरिका और कनाडा के बीच बढ़ते व्यापार तनाव, ट्रेड डिस्प्यूट के संदर्भ में उत्तरी अमेरिका ने 3 देशों अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच हुए प्रमुख युक्त युक्त व्यापार समझौते को किस नाम से जाना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब बताना है। ऑप्शन ए है यूएसएमसीए, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, या नाफ्टा 2.0, या ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप टीपीपी, या फिर मेरकोसर एग्रीमेंट। तो इसका राइट आंसर है ए, यूएसएमसीए। ठीक है। अच्छा, ये लास्ट वाला समझ लेते हैं। लास्ट वाला जो लिखा हुआ है ना, मैस कोशर एग्रीमेंट, ये जो है ना दक्षिण अमेरिकी देशों जिसमें जैसे कि आएगा अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे, है ना, का ये जो है ना एक लोकल लोकल नहीं बोलेंगे, क्षेत्रीय व्यापार लोग है ये। ओके, जैसे कि आप टीटीपी की बात करते हैं, टीपीपी की बात करते हैं, तो टीपीपी बता देता हूँ, टीपीपी है ना, टीपीपी है, ये प्रशांत महासागर के तटीय देश जितने भी आते हैं ना, जो पैसिफिक ओशन है ना, प्रशांत महासागर के जो तटीय देशों के बीच एक अलग व्यापार समझौता होता है, इसको बोलते हैं। अच्छा, नाफ्टा क्या है? नाफ्टा 2.0, इसको भी समझ लेते हैं। ये जो है ना, जो ये लिखा हुआ है यूएसएमसीए का एक अनौपचारिक या पुराना नाम है। इसका ही क्या है? पुराना नाम है। और वर्तमान में आधिकारिक समझौते का नाम क्या हो गया है? ये हो गया है।
यूएसएमसीए। तो नाफ्टा का ही नाम क्या हो गया, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान समाचारों में रहा पेट्रियट वायु सुरक्षा मिसाइल सिस्टम, जिसका उपयोग यूक्रेन द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए किया जा रहा है, किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो उसका राइट आंसर बताना है, रूस, इजराइल, यूएसए या फिर फ्रांस। इसका राइट आंसर है यूएसए। ओके, अब हम समझ लेते हैं, चलो ऑप्शन समझ लेते हैं फिर से। तो ऑप्शन में जैसे कि आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा रूस। तो रूस के पास अपनी प्रसिद्ध मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसे बोलते हैं S-400, X-400 है, और ट्राइफ एक है S-400 है, और एक S-500 भी है इनके पास। अच्छा, इजराइल की बात कर लेते हैं, ऑप्शन बी है इजराइल। इजराइल की जो प्रमुख वायु रक्षा प्रणाली है वो है आयरन डोम, आपने सुना होगा आयरन डोम, है ना। और इसको बोलते हैं, एक और है डेविड स्लिंग, और है एरो सिस्टम। तो ये इजराइल के हैं। ओके, और ये जो है इसमें जो लिखा हुआ है पैट्रियट, ये किसका है, यूएसए का है। अच्छा, फ्रांस का देख लेते हैं। फ्रांस और इटली मिलकर एक चीज बना रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, SAMPIT, है ना, ये इस पर, इसको इसको ऐसे बोलते हैं MAMBA, माम्बा, माम्बा बोलता हूं मैं। वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग करते हैं ये दोनों मिलकर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, तो भी देख लेते हैं। युद्ध पता नहीं कब रुकेंगे, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये देखिए, हाल ही में समाचारों में रहे सिंगली स्पोर्ट्स क्लब SSC, स्टाफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है ये, है ना, ये है सिंगली स्पोर्ट्स क्लब। क्रिकेट मैदान के संदर्भ में कोलंबो मतलब श्रीलंका का पुराना ऐतिहासिक नाम बताना है। इसका पुराना ऐतिहासिक नाम क्या है? तो मेसोपोटामिया, या फिर सिलोन है, बर्मा है, स्वाम है, स्वयाम बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो, देखो श्रीलंका है तो सिलोम कर देंगे, हम क्या कर देंगे, सिलोम कर देंगे। अब हम समझते हैं, मेसोपोटामिया को भी समझते हैं थोड़ा सा। मेसोपोटामिया मतलब ऑप्शन ए मेसोपोटामिया। अच्छा, मेसोपोटामिया ये क्या थी ना, इराक, इराक और मध्य पूर्व जो देखेंगे ना, मिडिल ईस्ट के क्षेत्र का इसका प्राचीन नाम है। जो किस पे थी मेसोपोटामिया, दो नदियों के किनारे थी, जिनका नाम था दजला और फरात। दो नदियां थी, दजला और फरात की नदियों के ये बीच में थी। इधर दजला है, इधर फरात है ना। ये जो बीच वाला क्षेत्र है इसको मेसोपोटामिया बोलते थे। और दूसरी है, ये तो हो गया श्रीलंका, ये बर्मा। बर्मा बर्मा का भारत का पड़ोसी देश है, आपको बर्मा दिखाई देगा। और बर्मा को ही आज हम कहते हैं म्यांमार बोलते हैं। उसके बाद देखिए डी है श्याम, इसको श्याम या श्याम बोलो। तो ये क्या है, ये दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश है थाईलैंड, है ना, थाईलैंड को हम पहले क्या बोलते थे, यही बोलते थे, श्याम। तो ये है एसएससी। एक क्वेश्चन और है, बस अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, बने रहो, बस लास्ट क्वेश्चन है, हम करते हैं इसको। देखिए, ये है क्वेश्चन कि हाल ही में समाचारों में रहे वेगनर स्टेडियम, है ना, के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लैंड डच टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों का संबंध किस देश से है? तो सॉरी, किस खेल से है? फुटबॉल से, हॉकी से, बैडमिंटन से, या फिर लॉन टेनिस से? राइट आंसर बताएंगे आप किससे है? राइट आंसर है हॉकी से। ठीक है, हॉकी से। देखिए, समझ लेते हैं पहला। देखो, जो फुटबॉल है, ये जो है ना फुटबॉल, नीदरलैंड की फुटबॉल टीम को क्या बोलते हैं? ऑरेंज, ऑरेंज ना, या ड्रेंच, ऐसा लिखे जाता है ड्रेंच, जी से ऑरेंज भी बोलते हैं, ड्रेंच के नाम से जाना जाता है। और लेकिन ये मैच जो है ना हॉकी विश्व कप का था, जो मैच की बात करते हैं वो ये हॉकी विश्व कप का था। अच्छा, सी हॉकी हो गया हमारा। अच्छा, नेक्स्ट है बैडमिंटन। बैडमिंटन क्या है? बैडमिंटन के जो प्रमुख होते हैं ना, प्रमुख जो आयोजन कराते हैं, आमतौर पर कौन कराते हैं? थॉमस कप, थॉमस कप इसको आयोजन कराता है। उबेर कप होता है, और इसमें एक और होता है जिसको बोलते हैं सुदियरमन, सुदियरमन कप के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, ये है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस जो है ना, लॉन टेनिस के चार मुख्य ग्रेड स्लैम होते हैं, जिसको आपको बोलते हैं, आपने सुना होगा विंबलडन सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन सुना होगा, और आपने सुना होगा फ्रेंच ओपन सुना होगा, यूएसए ओपन सुना होगा। ये चार होते हैं लॉन टेनिस के, ठीक है? तो हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। और आज मैंने थोड़ा सा अलग ट्राई किया है, मैंने न्यूज़पेपर ना ट्राई करके आज हमने न्यूज़पेपर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और सब्सक्राइब आप करेंगे, लाइक कमेंट और शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।